साया। मोबाइल की रिंग बजती है, एक हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ता है और उसी हाथ की दो आंखें जब मोबाइल की स्क्रीन पर गई तो चिढ़ते हुए फ़ोन ऑफ कर दिया। तभी बेद के बगल में लेटी एक लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, कौन था? बेद, और कौन होगा, तुम्हारी दोस्त नताशा का फ़ोन था। बोल दिया तुमको आज बुखार है, फिर भी परेशान कर रही है। लड़की, मेरे साथ तो तुम खुश रहते हो ना, फिर परेशान कब से रहने लगी। इतना कहकर वो लड़की बेद के चेहरे को इधर उधर चूमने लगी और दोनों एक दूसरे के बाहों में सिमटने लगे। वेद की नज़र जब ज़मीन पर गई तो उससे चारों तरफ लंबे लंबे बिखरे बाल ही दिखे और एक लड़की का साया लंबे बालों के बीच बैठा वेद को करते हुए देख रही थी, मानो जैसे कि वेद के लिए एक आम बात थी। उसने इस लड़की को इग्नोर किया और अपनी आंखें बंद कर परम सुख का आनंद लेने लगा। सुबह सुबह का वक्त था। मलाड से अंधेरी जाने वाली लोकल ट्रेन हो या बस, भीड़ मगर आज ना जाने क्यों रह रहकर वेद को बस कीर्ति का ही ख्याल सता रहा था। खैर, किसी तरह ऑफिस पहुंचकर उसने तुरंत ही कीर्ति को फ़ोन लगाया, उसकी खैरियत ली और दिन भर के काम के बाद जब ऑफिस से छूटा तो सीधा घर का रास्ता पकड़ा। ना दोस्तों से कोई बातचीत, ना साथ वाले कर्मियों से कोई डिस्कशन किया। रास्ते में ये मोंगरे के फूल का गजरा जो कीर्ति को बेहद पसंद था। रोज़ घर जाता था वेद। घर पहुंचते ही सीधा कीर्ति के कमरे में गया और उसका माथा चूमा। कीर्ति भी वेद के छुअन से जाग गई थी। कीर्ति, ओ हनीश, तुम कब आए, मुझे पता ही नहीं चला, कीर्ति वेद से कहते हुए उसे चूमने लगी। दोनों बस ज़बरदस्त रोमांस होने लगा। कुछ देर बाद कीर्ति अपना सिर वेद की गोद में रखकर लेट गई थी। वेद कीर्ति के बालों में हाथ फेर रहा था और तभी अपने ठीक ऊपर एक लड़की उल्टी लटकी दिखी, मानो जैसे वो उल्टा ही छत पर चल रही थी और उस लड़की के बाल पूरे घर में किसी जड़ की तरह पसरे हुए थे। वेद भी उस लड़की को मुस्कुराता हुआ उसकी आंखों में देख लम्हों की पुरानी यादों में खोता चला जा रहा था। शाम का वक्त था। वेद और कीर्ति मुंबई की बारिश में भीग रहे थे। दोनों का मन एक दूसरे के आलिंगन को तड़प रहा था। दोनों जैसे एक ही फ्लैट में आए। कीर्ति भी कसमकस गई। उसने वेद को खुद से दूर करते हुए कहा, कीर्ति, ऐसी भी क्या बेसब्री है वेद, मैं कहीं भागी थोड़े ना जा रही हूँ। इतना कहकर कीर्ति सीधा बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वेद दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे के आर पार होते हुए वही लंबे बालों वाली लड़की निकलकर वेद के सामने खड़ी हो गई। वेद बस लड़की को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी कीर्ति ने बाथरूम के अंदर से ही कहा, थोड़ा रुक जाओ बाबा, कपड़े तो चेंज कर लूँ। ड्रेस चेंज करके कीर्ति लंबे बालों वाली लड़की से आर पार गुजरती हुई सीधा वेद की गोद में जाकर बैठ गई। वेद ने बड़ा प्यार उमड़ रहा है, बड़ी मेहरबान हो। अभी तो थोड़ी देर पहले ही हाथ छुड़ा के भाग गई थी, जैसे हम आपके कोई ना हो, पराये हो, वेद कीर्ति से कह रहा था। पर कीर्ति वेद के सीने पर अपने दांत गड़ाए हुए उसे उजेतित कर रही थी। अचानक ही वेद का सीना छिल गया। पकड़ दूर करते हुए कहा, जब तुम मुझसे दूर होती हो ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें मार डालूं। इतना कहकर वेद कीर्ति के होठों को चूमने ही वाला था कि अचानक उसका ध्यान भटक गया और अगले ही पल उसने देखा कि उसके हाथ में कीर्ति के सिर्फ बाल हैं, जिन्हें ले जाकर उसने अलमारी की दराज में रख दिया और आईने के सामने बैठकर रोने लगा। तभी कीर्ति ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके आंसू पोंछने लगी। वेद ने भी कीर्ति का माथा चूमा और उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कीर्ति, नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम्हारे पास ही तो हूँ ना। वेद उसे उठाकर सीधा बेडरूम में ले गया, फिर उसका माथा थपथपाते हुए उसे सुला दिया। कीर्ति को गहरी नींद में सुलाने के बाद वेद ने वापस आकर अपने लिए खाना ऑर्डर किया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। तभी वेद की नज़र पर गिरे लाल रंग पर गई। शायद वो खून था। वेद ने तुरंत एक कपड़ा लिया और उसे साफ करने ही
जा रहा था कि उसे वही लंबे बालों वाली लड़की टेबल के नीचे अपना ही मांस खाती दिखी। वेद एकटक उस लड़की को देख मुस्कुरा रहा था कि अचानक ही डोरबेल बजी। वेद ने पहले खिड़की से झांककर देखा तो डिलीवरी बॉय खाना लेकर आया था। वेद खाना लेकर दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि तभी डिलीवरी बॉय ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा, साहब एक बात बोलूं, आप एक हफ्ते से मुझे इसी वक्त पे खाना मंगवाते आ रहे हो, पर जब जब आप खाना लेने के लिए दरवाज़ा खोलते हो तो आपके घर में बिल्कुल अंधेरा रहता है। सच कहूँ तो मुझे आपके पीछे लड़की नज़र आती है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और वो कोने में बैठी मुझे ही देख रही है। पता नहीं क्यों हर बार आपके घर में इतनी सड़ी हुई बदबू क्यों आती है। कोई रूम फ्रेशनर वगैरह मारने का? ना साहब। डिलीवरी बॉय की सारी बातें सुनने के बाद वेद ने कहा, अच्छा मजाक कर लेता है तू कपिल के शो में ट्राई क्यों नहीं करता। इतना कहकर वेद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। टेबल पर खाना लगा ही रहा था कि तभी कीर्ति रेंगते हुए वेद के पास आ रही थी और उसके ठीक पीछे वो लंबे बालों वाली लड़की भी। कीर्ति, कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को एक साथ बाहर डिनर किए हुए। वेद, हाँ हनी, नेक्स्ट संडे हम ज़रूर बाहर जाएंगे। वेद ने कीर्ति से कहते हुए उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। कीर्ति भी उसकी बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी और अगले ही पल जब वेद ने खाना प्लेट में निकाला तो सिर्फ बाल ही बाल निकले, वो भी खून से सने हुए। वेद ने तुरंत ही प्लेट खुद से दूर की और कीर्ति को बाहों में भरकर बेडरूम की ओर चल दिया। कीर्ति के सिर से लगातार बाल झड़ रहे थे कि तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। एक लंबे रोमांस के बाद दोनों सो चुके थे। अगली सुबह वेद ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस निकल गया और जब वापस घर आया तो बहुत सारे डियो, परफ्यूम स्प्रे, रूम फ्रेशनर और बुके अपने साथ लेकर आया। रूम फ्रेशनर, परफ्यूम और डियो की खुशबू से सारा घर महक रहा था। फिर रोज की तरह वेद ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा डिलीवरी बॉय का इंतज़ार कर ही रहा था कि उसके ठीक सामने वो लंबे बालों वाली लड़की बैठी अपने ही पैर नोच नोच कर खा रही थी। तभी डोरबेल बजी। वेद ने खिड़की से देखा तो दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था। डिलीवरी बॉय, वाह साहब, क्या झकास रूम करके लाए हैं, पर एक लाइट तो जला देते हैं। इतना कहकर डिलीवरी बॉय वेद के कंधों के किनारे से झांकता हुआ अंधेरे को देखने लगा, पर अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो कहीं और नहीं बल्कि वेद के कंधे पर ही बैठी हुई थी। इस पर वेद बोला, वेद, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब, अंदर ही है। डिलीवरी बॉय, अपन समझ गया साहब, पक्का शादी की सालगिरह होगी। ऐसी सजावट तो तभी जो इच होती है। डिलीवरी बॉय की बात सुन वेद की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने तुरंत ही दरवाज़ा बंद किया और जाकर कीर्ति से लिपटकर सिसक कर रोने लगा। कीर्ति ने भी बिना कुछ कहे वेद को अपनी बाहों में भर लिया और वो लंबे बालों वाली लड़की भी वेद से लिपटकर खून के आंसू रो रही थी। तीनों सिसकियों से कमरा गूंज रहा था। आज भी वेद बिना खाए ही कीर्ति की बाहों में लिपटकर सो गया। अगली सुबह संडे था। वेद बाजार से एक बड़ा सा फ्रीजर लेकर आया था। उसने पहले तो फ्रीजर में बिस्तर लगाया और फिर उसमें कीर्ति को लिटा दिया। कुछ दिन गुजरते रहे। वेद का यही रूटीन चालू रहा, पर अब उसने सबके फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे, क्योंकि सब यही कहते थे कि कीर्ति से बात करवाओ और वेद का यही जवाब होता कि कीर्ति सो रही है। वेद की दिनचर्या किसी मशीन की तरह हो गई थी। वही सुबह का नाश्ता बनाना, कीर्ति को देना, खुद खाना, ऑफिस चले जाना, शाम को लौटते वक्त रोज़ वही बुके, गजरे, परफ्यूम लेकर आना, सब ऐसे ही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक डोरबेल बजी। वेद ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने नताशा थी, जिसे देख वेद चौंक गया। इससे पहले कि वो नताशा को रोक पाता, नताशा सीधा घर के अंदर चली आई और कीर्ति को आवाज़ लगाते हुए कहा, नताशा,
कहाँ हो भाई कीर्ति? तुम तो ईद का चांद हो गई हो यार, हम तो तुम्हारे दीदार को तरस गए। नताशा के जोर जोर से चिल्लाने से वेद चिढ़ गया था, पर उसने मुस्कुराते हुए नताशा से कहा, वेद अरे बाबा चिल्ला क्यों रही हो? वो ज़्यादा दूर नहीं है, बस बगल वाले कमरे में है। तुम बैठो, अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर वेद बेडरूम के अंदर गया और जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर फ्रीजर के अंदर बैठी कीर्ति को लिटाकर उसे कपड़ों से ढक दिया। तभी नताशा दरवाज़ा खटखटाने लगी। नताशा, अरे क्या फिर से शुरू हो गए क्या तुम लोग? थोड़ा तो सब्र रखो, मेहमान आया है घर में, मेरे जाने के बाद जी भरकर करते रहना। नताशा की बात सुनकर वेद को याद आया कि उसने दरवाज़ा तो बंद किया था लेकिन उसे लॉक नहीं किया था। नताशा भी कीर्ति को ढूंढते हुए बेडरूम में आ गई। उसकी नज़रें कीर्ति को ढूंढ ही रही थी और अचानक ही उसकी नज़र फ्रीजर पर पड़ी। वो सीधा फ्रीजर की तरफ बढ़ती है और बोलती है, मुझे पता है कीर्ति, तू इसी में छुपी हुई है। लेकिन जैसे ही नताशा ने फ्रीजर खोला, उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ्रीजर बालों से भरा हुआ था और उसी बीच कीर्ति की लाश बिछी हुई थी। एंजाइम्स की वजह से कीर्ति का जिस्म पूरा सूख चुका था। वह सिर्फ हड्डियों से चिपके हुए मांस का ढांचा लग रही थी, जिसमें से बदबू मार रहा था। नताशा कुछ समझ पाती तभी उसके सिर पर डंडे का प्रहार हुआ, जिससे वह वहीं बेहोश हो गई। वेद, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था नताशा। आई एम रियली सॉरी, रियली वेरी वेरी सॉरी। वेद एक ट्रॉली बैग में भरकर कीर्ति का सूखा जिस्म, जो कि अब सिर्फ हड्डियों का एकमात्र ढांचा रह गई थी, वेद कार में रखकर कहीं बाहर जा रहा था। घंटों बीतने के बाद जब नताशा को होश आया तो वो फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। घंटों बीतने के बाद होश आया तो वो फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। होश आने के बाद उसने सीधा पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस पर वेद का फ़ोन साइबर सेल वालों ने ट्रैक किया। उसकी लोकेशन पुणे एक्सप्रेसवे के आसपास दिखाई दे रही थी। पुलिस जब नताशा को लेकर उस जगह पर पहुंची तो पता चला कि वो एरिया बहुत पुराना कब्रिस्तान था और गेट के बाहर वेद की गाड़ी भी खड़ी हुई थी। पूरा कब्रिस्तान छानने के बाद वेद कीर्ति की लाश के साथ एक कब्र के गड्ढे के पास दिखाई दिया। पुलिस ने वेद को देखते ही उसे वार्न किया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, पुलिस कुछ नहीं करेगी, नरमी से पेश आएगी। पुलिस की वार्निंग सुनकर भी वेद कुछ नहीं बोला। लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ने लगी तो उसने चीखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे मेरी कीर्ति के साथ रहने दो। अगर किसी ने मुझे कीर्ति से अलग करने की कोशिश की तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। मैं बस अपनी कीर्ति के साथ ही जिंदा दफन होना चाहता हूँ। नताशा फिर भी वेद के थोड़ा और करीब जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, देखो पागलपन मत करो, कीर्ति मर चुकी है। आखिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो? लौट आओ वापस। नताशा की बात सुनकर वेद को एक बार फिर चीख कर रोने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी कीर्ति की लाश थी और वही लंबे लंबे बालों वाली लड़की कीर्ति की लाश पर बैठकर खून के आंसू रो रही थी। अब तक वेद जिस झूठ को नकारता आ रहा था, आज वही एक सच बनकर उसके सामने खड़ा था। वह लंबे बालों वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि कीर्ति का ही साया था। वेद ने कभी भी कीर्ति के साये से प्यार नहीं किया, लेकिन वो कीर्ति की लाश आज भी बेइंतहा प्यार करता था। पर जैसे ही उसने कीर्ति के चेहरे को देखा, कीर्ति भी दोनों बाहें फैला रही थी, वेद को अपने पास बुला रही थी। वेद ने नताशा और पुलिस की आवाज़ों पर गौर कर वापस आने का मन भी किया, लेकिन दूसरे ही पल कीर्ति की रूह का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा था और वह लंबे बालों वाली लड़की कीर्ति की लाश में समाकर एक हो चुके थे। पुलिस भी उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही वेद ने अपनी गर्दन में रिवॉल्वर लगाकर गोली दाग दी। गोली सीधा खोपड़ी को चीरती हुई आसमान की ओर चली गई
और वेद का निर्जीव जिस्म अपनी कीर्ति के ऊपर ही धड़ाम से गिर गया। अगले ही पल दोनों फिसलते हुए कब्र में जा गिरे। कब्र में गिरने के बाद कीर्ति का सिर वेद के सीने पर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब जाकर दोनों ने एक दूसरे को पाया हो। नताशा ने जब वेद और कीर्ति को एक दूसरे की बाहों में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो भी बैठकर दोनों को देख रोने लगी थी। कीर्ति को दिल की बीमारी थी। 2 हार्ट अटैक पहले आ चुके थे। बाईपास सर्जरी होने के बाद भी कीर्ति को तीसरा अटैक आया, और वो भी ऐसे वक्त पर आया जब घर में कोई नहीं था। वेद कीर्ति से बेपनाह प्यार करता था। उसने कीर्ति का ऑफिस जाना भी बंद करवा दिया था, लेकिन उसकी एक जिद की वजह से कीर्ति ऑफिस चली जाती थी। कुछ दिनों से कीर्ति ज़्यादा ही थकी लग रही थी। थकी रहने लगी थी। शायद उसकी कमज़ोरी के कारण उसकी बीमारी थी, और जिस बात का डर था वही हुआ। जब कीर्ति को तीसरा अटैक आया उस वक्त घर में कोई नहीं था। इस तरह सोई कीर्ति दोबारा उठ भी ना सकी, और मौत का सदमा वेद को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और चाहकर भी कीर्ति को मरा हुआ नहीं मान पाया। आखिर इसी बेइंतहा प्यार के पागलपन में उसने अपनी जान दे दी।